Hello, good evening, friends. Welcome to Divine Institute for Judicial Services. So, friends, as you know, that Haryana judiciary is almost around the corner, and the buzz is that it could be expected anytime. और इसलिए it is quite logical that you must start your preparation, right from the word go. जैसे आपको पता है कि it is only the early bird that catches the worm. Therefore, it becomes very important for you to start your preparation with Divine Institute, which has a scintillating track record of producing maximum selections in judiciary, right, since its inception. Therefore, you must start preparation right away without waiting for the notification to come. Okay, right? क्योंकि जब तक notification आएगी और it is very likely that कि आपको इतना ज़्यादा time, although statutorily speaking, let's say 3 months का time होगा, but फिर भी keeping in view the enormity of the syllabus or number of subjects जो कि आपने cover करने हैं within such a short span of time, the task becomes very humongous. Therefore, हम आपको यही advise कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके you must start your preparation और just connect with Divine Institute to have not only informative classes along with conceptual clarity but regular test series, because बहुत जल्दी ये notification आने वाली है और आपको preparation अभी से शुरू करनी चाहिए. This is our advice. ठीक है, तो इसकी brief information आपके पास है ही है, right? That is crash course is of around 75 days duration, जिसमें हम आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे. अगर हम पंजाब के सिलेबस की को रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि सभी सब्जेक्ट्स वही हरियाणा जुडिशरी में भी कवर होंगे जो कि पंजाब जुडिशरी में पूछे जाते हैं, जिसमें अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करें प्रीलिम्स लेवल पे तो जिसमें क्रिमिनल लॉ तो है ही है, बट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आल्सो व्हिच इज मच इग्नोर्ड सब्जेक्ट. एंड यहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है व्हेन यू मेक द सेंस आउट ऑफ योर फाइनल आउटकम इन द प्रीलिम्स. तो जब आपको प्रीलिम्स क्लियर करने का पता लगेगा कि प्रीलिम्स किन किन लोगों का क्लियर हुआ, वहां आप ये परसीव कर सकते हो कि कुछ सब्जेक्ट्स जो जनरली इग्नोर किए जाते हैं उन सब्जेक्ट्स पे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने काफी जोर दिया, काफी फोकस किया और इसलिए उन्होंने कंपटीशन को बीट किया. तो दिस इज व्हाट आवर स्ट्रेटजी. बट अगर आपको और इस क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास ये नंबर विच इज डिस्प्लेड हियर, नंबर के साथ साथ आपके लिए एक और वेरी वंडरफुल ऑफर है. आप इसको फेस्टिवल ऑफर कह दो या इसको आप अर्ली डिस्काउंट ऑफर कह दो कि जो जितनी जल्दी एनरोल कराएंगे इस कोर्स के लिए, ठीक है, दे शैल बी एलिजिबल फॉर स्पेशल डिस्काउंट एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ऑन अर्ली रजिस्ट्रेशन स्पेशल डिस्काउंट इज अवेलेबल. राइट, सो विदाउट discussing much about the nitty-gritties of this crash course, because इसके बारे में information तो आपको already मिल जाएगी जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे इस नंबर पे, और क्या क्या आप इस कोर्स के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, दैट्स ए सेपरेट स्टोरी. अब हम ये बात करते हैं कि हरियाणा जुडिशरी की प्रेपरेशन जो कि क्रैश कोर्स है, आपको कैसे करनी चाहिए और किस लेवल पे करनी चाहिए. आपको पता है, कीपिंग इन व्यू द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, स्पेशली हम हरियाणा जुडिशरी की अगर बात करें तो अब क्वेश्चन पेपर काफी कंसेप्चुअली ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, काफी कंसेप्चुअली लोडेड क्वेश्चन पेपर डाले जा रहे हैं. तो इसलिए सुपरफिशियल नॉलेज जो है इट वोंट सफाइस द पर्पस. इंस्टेड इट रिक्वायर्स थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट which is a part of your syllabus, right? And this is our approach, and this has always been our approach when we take up any course at Divine Institute. यहाँ हम आपको conceptually तो strong करते ही करते हैं, but साथ में हम आपको possible dimensions भी बताते हैं कि इस particular topic से क्या possible questions आ सकते हैं,
ठीक है, लाइक उसका रिलेशन अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ठीक है, उसके साथ क्या रिलेशन है, राइट, और उसके पॉसिबल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, राइट, देन प्रीवियस ईयर्स में उस टॉपिक से या उस थीम से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो ये सारा ट्रेंड एनालिसिस हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है ये आपको करके देगी, सो दैट कोई एक्सक्यूज आपके पास ना बचे अपना एग्जाम क्वालिफाई करने से, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज very likely that you shall be qualifying your exam with flying colors, right? So जहां तक मेरी बात है, I shall be taking up mercantile law as well as constitutional law. Constitutional law prelims में काफी वेटेज रखता है, चाहे वो पंजाब जुडिशरी हो चाहे वो हरियाणा जुडिशरी हो। सो उसी के रिलेटेड मैं चाहता हूं कि इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपने कैसे अप्रोच करना है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पहले हम ये अंडरस्टैंड तो कर लें कि इसमें आपको किन किन फैसेट्स के बारे में ध्यान रखना है, सो दैट आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, विच इज स्पीशीज ऑफ मर्केंटाइल लॉ, सो दैट आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ काफी स्ट्रांग हो और इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उसको आप बड़े आराम से हैंडल कर सको, ठीक है। अगर आपका बेस अच्छा है इस सब्जेक्ट में या फॉर दैट मैटर एनी अदर सब्जेक्ट, तो ये आपको मेंस में भी लेटर हेल्प करेगा, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, ठीक है, पहले मैं इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो मर्केंटाइल लॉ है, ठीक है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक पार्ट है, ये मर्केंटाइल लॉ क्यों लिखा गया और इसके क्या क्या सोर्सेज है, तो ये बड़ा डोमिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपने ये कहना है कि मर्केंटाइल लॉ हमारे देश में, अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले ये जितने भी बिजनेस और ये ट्रेड की जो ट्रांजेक्शन्स होती थी, बिजनेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री को लेके जो कानून था, ठीक है, वो एक्चुअल में कोई कानून नहीं था। हम 1872 से पहले अगर बात करें, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया, उससे पहले ये सारी ट्रांजेक्शन्स या जितने भी ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती थी, ये पर्सनल लॉज पे रेगुलेट होती थी, ठीक है। अगर पार्टी सपोज हिंदूज हैं तो हिंदू का पर्सनल लॉ राइट लगाया जाता था, अगर पार्टी सपोज मुस्लिम है तो मुस्लिम का पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाता था उन ट्रेड और बिजनेस के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर एक पार्टी हिंदू है और दूसरी पार्टी मुस्लिम है तो डिफेंडेंट का लॉ अप्लाई किया जाता था, इससे कोई यूनिफॉर्मिटी थी, इट वाज एब्सोल्युटली नॉट एन नॉट ए सेकुलर लॉ, ठीक है, और डिस्प्यूट्स फिर भी रिजॉल्व नहीं होते थे। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस what we call as incongruities in the law, it was decided that कि एक यूनिफॉर्म सेकुलर लॉ होना चाहिए जो कि बिजनेस ट्रेड या जिसे कहते हैं कि दूसरी ट्रांजैक्शंस जो कि बिजनेस के रिलेटेड हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक यूनिफॉर्म सेकुलर लॉ होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज बीइंग ईदर हिंदू और मुस्लिम, राइट। इसीलिए मर्केंटाइल लॉ का ओरिजिन होता है इंडिया में, और उसमें से सबसे पहले जो एक्ट बनता है दैट वाज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो कि आप कह सकते हो कि मर्केंटाइल लॉ का ये मेन लॉ है, इट इज एन अम्ब्रेला लॉ, या इसको आप कहते हैं मदरी लॉ, क्योंकि बाकी जितने भी मर्केंटाइल लॉ बनाए गए उसके बाद, ठीक है, वो सारे के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेस के ऊपर बनाए गए, बिकॉज बेस यही है मर्केंटाइल लॉ का, ठीक है। आप कहते हैं कि पूरा मर्केंटाइल लॉ अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू होता है, ठीक है। लेटर ऑन वी हैड, आपने पढ़ा भी होगा, राइट, लेटर ऑन वी आई मीन द लेजिस्लेचर इनेक्टेड, ठीक है, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेचर था, उन्होंने फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाया, ठीक है, 1930 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया 1932 में, देन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बनाया, इंश्योरेंस एक्ट बनाया, ठीक है, आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया, ये सारे के सारे
मर्केंटाइल लॉ के ही पार्ट्स हैं। बट जहां तक हमारे सिलेबस की बात है तो हमारे सिलेबस में मर्केंटाइल लॉ के सिर्फ 3 लॉ इंपॉर्टेंट है जो कि प्री और मेंस में पूछे जाते हैं, जिनको आप कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप इसको 3 लॉ में डिवाइड कर सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, देन सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, एंड पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इनफैक्ट ये सोगा एंड पार्टनरशिप एक्ट ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट होते थे और आपने पढ़ा भी होगा कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देन लॉ कमीशन, ठीक है, ये डिसाइड किया गया कि ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस स्पेशली इन मूवेबल गुड्स, राइट, और बहुत सी चेंजेस आ चुके हैं इवन इन इंग्लिश लॉ, तो लॉ कमीशन रिकमेंडेड दैट कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, एंड पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, दे मस्ट बी सेपरेट, ठीक है, दे मस्ट बी सेपरेटली एनेक्टेड, ठीक है, एंड मस्ट बी excluded from the purview of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेशक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेस वही है, कॉन्ट्रैक्ट ये भी सारे कॉन्ट्रैक्ट के ही बेसिस पे इंप्लीमेंट होते हैं, बट ये किया गया कि इन तीनों जो कि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट होते थे, राइट, और आपको पता होगा कि सोगा जो एक्ट है इसको 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट कर दिया गया। कुछ जो सेक्शंस थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की उन सेक्शंस को रिपील कर दिया गया, राइट, एंड वो सेक्शन से सेक्शन 124 टू 147, ठीक है, इसकी जो 124 टू 147 सेक्शन थी उनको रिपील कर दिया गया और उसकी जगह सोगा बनाया गया, ठीक है। सिमिलरली सेक्शंस 239 ऑनवर्ड्स जो कि पार्टनरशिप को डील करते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उनको भी रिपील कर दिया गया और एक सेपरेट लॉ दैट इज पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, राइट। एनीवे ये स्टोरी तो चलती रहेगी। तो ये पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था कि पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली किसका पार्ट है, ठीक है, ब्रॉडर अगर हम अम्ब्रेला लॉ की बात करें तो किसका पार्ट है, तो आंसर मिलेगा मर्केंटाइल लॉ, ठीक है। मर्केंटाइल लॉ किसको कहते हैं, तो ये मर्केंटाइल लॉ उस लॉ को कहते हैं जो कि ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, ठीक है जी, राइट। हम किस किस पे फोकस करेंगे, ऑल्दो मर्केंटाइल लॉ में बहुत से लॉज आते हैं जो हमने कंपनीज एक्ट से लेके पार्टनरशिप एक्ट होगा, ठीक है, देन वी हैव आर्बिट्रेशन, राइट, देन वी हैव इंश्योरेंस एक्ट, राइट, राइट, एंड सो ऑन, बहुत से स्पीसीज हैं लॉ के, ठीक है, जो कि मर्केंटाइल लॉ की कैटेगरी में आते हैं। बट फॉर आवर पर्पसेस हमें 3 लॉज पे फोकस करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, सोगा पे और पार्टनरशिप पे, फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसलिए मैं आज आपको थोड़ी बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही देने वाला हूं, और जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली क्यों बनाया गया, ठीक है, जब मर्केंटाइल लॉ इंडिया में क्यों बनाया गया, ठीक है, और उसके क्या रीजन थे जो मैंने आपको बताया कि कोई सिस्टम नहीं था हमारे देश में पहले बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, जिसको कहते हैं कि एक यूनिवर्सल लॉ जो सबके ऊपर अप्लाई हो, वो नहीं था, राइट, जिससे बड़े कंफ्यूजन क्रिएट होते थे, ठीक है, इन द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, बिकॉज जब आप पर्सनल लॉ अप्लाई कर रहे हो द पर्सनल लॉज आर नॉट यूनिफॉर्म, राइट, एंड देयरफॉर राइट इट इज नॉट going to provide justice to the litigants. तो therefore हमने एक मर्केंटाइल लॉ बनाया और मर्केंटाइल लॉ में हमने, ठीक है, ये सारे लॉज बनाए जिसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ था, ठीक है, और उसके बाद हमने बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में से सोगा सेपरेट कर दिया गया 1930 में और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेपरेट कर दिया, कुछ सेक्शंस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को रिपील कर दी, ठीक है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, राइट, इसको क्यों बनाया गया, इसका लॉजिक विलियम एंडरसन हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ का उनको फादर माना जाता है, उन्होंने एक बार ये कहा था कि द पर्पस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन पूछा कि क्यों बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, तो व्हेन ही डिस्क्राइब सो ब्यूटीफुली दैट द पर्पस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू इंश्योर दैट, ठीक है, व्हाट ए मैन हैज बीन लेड टू एक्सपेक्ट shall come to pass and what has been promised to him shall be performed,
कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस ये है कि जो आदमी को आपने किसी पर्सन को प्रॉमिस किया, ठीक है, वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, और ठीक है, जो किसी पर्सन ने एक्सपेक्टेशन उस प्रॉमिस के ऊपर लगाई, ठीक है, कि अगर एक पार्टी ने मेरे से प्रॉमिस किया और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रॉमिस फुलफिल होगा, ठीक है, राइट, वो प्रॉमिस, ठीक है, फुलफिल हो। अदरवाइज अगर वो फुलफिल नहीं होता, ठीक है, तो उस पार्टी जो इंजर्ड पार्टी होगी उसको कोर्ट में जाने का अधिकार हो, सो दैट वो डैमेजेस क्लेम कर सके। एंड दैट्स व्हाई ही सेज दैट द पर्पस ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट इज टू इंश्योर दैट व्हाट ए मैन हैज बीन लेड टू एक्सपेक्ट शैल कम टू पास एंड व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड टू हिम शैल बी परफॉर्म्ड। ये पर्पस था, ठीक है, और बाकी ये कोई स्ट्रिक्ट कोई कंडीशंस ले डाउन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सिर्फ ये कहता है कि जो आपने प्रॉमिस किया, ठीक है, उसको फुलफिल करो। अगर आप फुलफिल नहीं करते देन यू शैल हैव द आंसरेबिलिटी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, राइट, एंड द जो इंजर्ड पार्टी है उसको राइट है आपसे कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम करने का। ये पर्पस है। हैविंग सेड दैट, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत ब्रीफली कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये ब्रीफली इतना पढ़ा होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अगर हम सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें और उसकी आगे जितने भी सब क्लासेस हैं उनकी बात करें, उसमें से सेक्शन 2H क्लियरली ये डिफाइन करती है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो यहां से हमारी कॉन्ट्रैक्ट की स्टोरी शुरू होती है। एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, यहां से हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एनाटॉमी समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर हम इसको डाइसेक्ट करें, इस एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, अगर हम सिर्फ इसको डाइसेक्ट करें तो हमें यह पता चलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ 2H, राइट। अगर हम इसी डेफिनेशन को डाइसेक्ट करें तो हमें यह पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में दो कंपोनेंट्स हो गए। नंबर 1, पहले तो होना चाहिए एग्रीमेंट, ठीक है, एंड दूसरा इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का सिंपल मतलब होता है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो। अब इसको कह रहे हैं लीगल ऑब्लिगेशन। ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगल ऑब्लिगेशन इंपोज करता हो। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्रीमेंट होते हैं जिसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन है नहीं होती, मीनिंग दैट जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं, राइट, उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि जो एग्रीमेंट वो कर रही हैं इट विल इंटेल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, राइट, उनको हम सोशल एग्रीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आपने अपने दोस्त को डिनर में बुलाया एंड अल्टीमेटली, राइट, यू रिफ्यूज टू ऑनर योर प्रॉमिस, राइट, बेशक वो अपने घर, आपके घर भी आ गया, ठीक है, और आपने उसको डिनर नहीं प्रोवाइड की, तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं है टू सू यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज such an agreement, it was purely an agreement of social nature which was not contemplated to incur any legal obligations. Okay, that's why Salmon, right, the great jurist, once said that, yes, ऐसे statement आपको पूछे जा सकते हैं, once said that कि law of contract is neither the whole of agreements nor it is the whole of obligations. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना ही पूरा का पूरा
एग्रीमेंट्स का लॉ है और ना ही होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस. इट इज द लॉ ऑफ ओनली दोज एग्रीमेंट्स. ठीक है, ये लॉ उन एग्रीमेंट का लॉ है, राइट, which impose legal obligations and only those legal obligations which spring up as a result of offer and acceptance. कहने का मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, उन एग्रीमेंट्स को कवर करता है जिनकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन होती है. जिन एग्रीमेंट्स की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द रूब्रिक और अंडर द प्रीव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, सेलमेंट की इसलिए मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई. इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब दो चीजें फुलफिल हो, एक एग्रीमेंट हो, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन. अब इसको अगर हम फर्दर तोड़ें, ठीक है, एग्रीमेंट को ही पहले हम एग्रीमेंट को लेते हैं. व्हाट इज एन एग्रीमेंट? ठीक है, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? ठीक है, इससे पहले कि हम सेक्शन 2E को डिस्कस करें, जहां एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया. एग्रीमेंट, ठीक है, इज ए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो एग्रीमेंट बनता है. ठीक है, एंड प्रॉमिस किसको कहते हैं? तो इसका मतलब एग्रीमेंट इज एक्चुअली क्या है? एग्रीमेंट इज एक्चुअली ए प्रॉमिस. ठीक है, प्रॉमिस कब होता है? तो पहले हो गया एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस. एंड व्हाट इज प्रॉमिस? ठीक है, प्रॉमिस कब होता है? जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हो और वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता है, राइट, तब प्रॉमिस होता है. एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, जब आपकी ऑफर कोई एक्सेप्ट कर लेगा तब प्रॉमिस होगा. ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जाते हैं तो हमें यह पता लगता है कि एक्चुअली एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. सिंपल वर्ड्स में एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. तब एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? राइट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. यहां से हमें क्या इन्फर होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें मिनिमम दो पार्टी तो चाहिए. एक ऑफर करेगी और दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी, राइट, क्योंकि कोई भी पार्टी या कोई भी पर्सन अपनी ऑफर खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ठीक है, देयर हैज टू बी मिनिमम टू पार्टीज. दे कैन बी मोर देन टू आल्सो, बट ठीक है, मिनिमम टू पार्टीज चाहिए एग्रीमेंट बनाने के लिए. इसलिए एग्रीमेंट के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन क्या चाहिए? नंबर 1, आप इसको इंग्लिश में कहोगे प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस. प्लूरैलिटी, प्लूरल, ठीक है, मोर देन वन. ठीक है, मिनिमम टू, they can be more than two also, but minimum two, so that one could become an offerer, जो ऑफर दे रहा है, and other could become an acceptor of the same. ठीक है, इट मींस क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जब कोई ऑफर करेगा उसको दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी तभी जाके प्रॉमिस बनेगा या एग्रीमेंट बनेगा, इन शॉर्ट. ठीक है, तो पहले तो आ गया प्लूरिटी ऑफ पर्सन. अब दूसरी और क्या चाहिए? एग्रीमेंट से हमें पता लग रहा है तो दो बंदे तो चाहिए चाहिए. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये कंडीशन तो फुलफिल हो. ठीक है, बट दो बंदे सोशल एग्रीमेंट बनाने के लिए भी तो हो सकते हैं. डज इट कॉन्स्टिट्यूट ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज नो, बिकॉज एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ के लिए सबसे बड़ी चीज है कि वो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें पार्टीज लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सोच रही होनी चाहिए. ठीक है, तो पहले तो हम एग्रीमेंट की बात करेंगे, प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस. दूसरी कंडीशन क्या चाहिए? ठीक है, एग्रीमेंट. ठीक है, एग्रीमेंट मींस बोथ पार्टीज मस्ट बी थिंकिंग एट द सेम टाइम अबाउट द सेम थिंग, राइट, इन अ सिमिलर फैशन. मतलब दोनों पार्टीज की मेंटल स्टेट मिलनी चाहिए एग्रीमेंट बनाने के लिए. अगर दो पार्टीज अलग अलग चीजें सोच रही हैं तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता. तो दूसरी कंडीशन जहां से पता लगेगी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, जिसको हम, आपको पूछा भी जा सकता है, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं कंसेंसस एडिडम. ठीक
ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो पहले तो एग्रीमेंट बनाने के लिए दो चीजें चाहिए जी, प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस, ठीक है, एंड दूसरा कंसेंसस एडिडम और मीटिंग ऑफ माइंड्स। जब तक ये दो चीजें नहीं होगी कोई एग्रीमेंट नहीं बन सकता। अब आते हम दूसरी इस पे, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, अब आते हैं हम इनफोर्सिबिलिटी, ठीक है, या लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है इनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, लीगल इनफोर्सिबिलिटी, जिसका मतलब हमने पहले बोला था इज इक्वल टू लीगल ऑब्लिगेशन। ये दूसरी कंडीशन है जी, इज इक्वल टू लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब लीगल ऑब्लिगेशन जो दूसरी कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, राइट, लीगल ऑब्लिगेशन कब होगी, राइट, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीटिंग ऑफ माइंड, हमने डिस्कस कर दिया, प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस हमने डिस्कस कर दिया, और दूसरा हम लीगल इन्फोर्सिबिलिटी या लीगल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये तीसरी चीज चाहिए हमें, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दिस इज व्हाट आई डिस्कस अर्लियर कि ऐसे बहुत से एग्रीमेंट आप अपनी डेली लाइफ में करते हो। इनफैक्ट यू नो दिस वर्ल्ड रन्स ऑन promises. Every moment we end up making so many promises. ठीक है, but all promises do not carry legal enforceability. There are so many promises which we incur in our daily life जो कि सोशल नेचर के प्रोमिसेस होते हैं या अग्रीमेंट्स होते हैं, जिनमें कोई पार्टी की इंटेंशन नहीं होती कोई लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की। इसका बड़ा फेमस केस लॉ है, ठीक है, यू must be aware about the landmark case laws, right, जिसको वेलफोर वर्सेस वेलफोर केस, बड़ा लैंडमार्क केस, जो कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के साथ डिस्कस किया जाता है, राइट। हमें जो एक किस्म का डोमेस्टिक अरेंजमेंट था या सोशल एग्रीमेंट था या डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, राइट, जिसमें कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलती। तो ये बड़ा होना जरूरी है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं उनकी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर हमने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, राइट, देन देयर विल बी अ लीगल consequence for that. ठीक है, अदर पार्टी कैन sue me in a court of law and I shall be directed to compensate the other party. ठीक है, राइट। तो हमेशा ये इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता लगेगा कि वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, एग्रीमेंट, एंड दैट्स व्हाई आपको पता होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक छोटी टर्म है, एग्रीमेंट एक बड़ी टर्म है। ठीक है, अगर हम ऐसे कहें कि all contracts are agreements but all agreements are not contracts, तो हमें यही से पता लगेगा all contracts are agreements कि जितने भी contracts है वो agreements है, but all agreements are not contracts. This means that only those agreements which are attended by legal consequences, by the parties concerned, उन्हीं को contract कहा जाता है। Otherwise there are so many agreements of social nature, of domestic nature, which are not placed under the definition of contract. ठीक है, तो एक और स्टेटमेंट आपके लिए आएगी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो तीसरी कंडीशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बहुत जरूरी है। इट इज जनरली सेड दैट कि इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस या बिजनेस ट्रांजैक्शंस ये ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम की जाती है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में कभी भी ये प्रिज्यूम नहीं किया जाता कि ये जिसे कहते हैं कि ऐसे ही ऑनरी एग्रीमेंट होगा, ऑनरी जिसमें जिसमें मतलब कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, राइट। इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन में जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, उनमें ये प्रिजम्पशन होती है कि देयर शैल ऑलवेज बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप by the parties concerned, and that's why they have concluded an agreement. But in domestic and other social agreements, ठीक है, राइट, ये प्रिजम्पशन नहीं होती। ये तभी देखी जाती है अगर पार्टीज की इंटेंशन है
लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की, ठीक है, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो हमें तीन चीजें पता लगेंगी कॉन्ट्रैक्ट की, यहां से हमें देखते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ठीक है, तीन चीजें चाहिए। नंबर वन, टू पार्टीज मिनिमम, ठीक है, या उसको हम कहते हैं प्लूरैलिटी ऑफ पार्टी, जो हमने डिस्कस किया। नंबर टू, हमने क्या डिस्कस किया था अभी, मीटिंग ऑफ माइंड्स, कंसेंसस एडिडम। आपको ये टर्म ऐसे की ऐसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसको हमने कहा था मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट क्रैश कोर्स में हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट दिस इज व्हाट आवर स्ट्रेटजी इज अबाउट, कि हम आपको वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या टर्म जो किसी भी टॉपिक के साथ रिलेटेड है उसके बारे में बता दें, सो दैट अगर वो एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो यू शैल बी इन ए कंफर्टेबल पोजीशन टू आंसर ऑल दोस। ये तो हमने डिटेल में सिर्फ आपको सैंपल बताया कि अब आपको कंसेंसस एंड रिडम का क्या मतलब होता है, यही पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए राइट क्या क्या कंडीशंस जरूरी है, ये पूछा है। तो तीसरी है intention to create relationship, to create legal relationship। ये तीन कंडीशन चाहिए जी, ठीक है, एक लीगली बाइंडिंग या लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। इनमें से अगर एक भी मिसिंग है तो उसको हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। दो पार्टीज, कंसेंसस एडिडम, मीटिंग ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एंड थर्डली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, राइट। अब ये तीनों चीजें अगर फुलफिल होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। बट उसको वैलिड बनाने के लिए आगे सेक्शन 10 में क्लियरली लिखा है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। उसमें ये टू पार्टी, जो हमने सबसे बड़ी बात टू पार्टीज, तो ये टू पार्टीज क्लियरली वो पार्टीज होनी चाहिए जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी की है। इसका मतलब सबसे पहले कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, बट टू पार्टीज में कौन आएगा, क्या माइनर्स टू पार्टीज में इंक्लूड हो गए? आंसर इज नो, राइट। टू पार्टीज में वही पार्टीज होनी चाहिए, दो पर्सन जो हैं वही होने चाहिए जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और लॉ के अंदर यूनिवर्सली अब हो गया, right, although it depends upon the law to which the parties are subject to, right। दो पार्टी जो हैं ये, right, अगर हम इंडियन लॉ की बात करें, they must have completed the age of majority, that is completed the age of 18 years in order to be eligible या to become competent for making a legally enforceable valid contract, ठीक है, राइट। उसके बाद कंसेंसस एडिडम, आपको पता है ये दूसरी कंडीशन सेक्शन 10 में लिखा है कि कंसेंसस एडिडम का मतलब होता है कि पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए जिस चीज के बारे में वो बार्गेन कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, उसके लिए उन दोनों पार्टीज की कंसेंसस एडिडम होना चाहिए। उसी को सेक्शन 13 में डिफाइन किया है कि कंसेंट किसको कहते हैं, ठीक है। कंसेंसस इज व्हेन बोथ is when under section 13 when both the parties, that is party A or party B, are thinking about the subject matter of their agreement, right, in the same sense and at the same time, ठीक है। इसकी बहुत पॉपुलर एग्जांपल हम देते हैं कि दो पार्टीज हैं, राइट, एंड दे आर डीलिंग विद द सेल एंड परचेज ऑफ द हॉर्स, ठीक है। ए पार्टी हैज टू हॉर्सेस बाय द नेम ऑफ राजहंस एंड हंसराज, एंड बी पार्टी जो है, राइट, बी पार्टी हंसराज खरीदना चाहती है, ए पार्टी राजहंस सोच के बैठी है, तो उनके बीच में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड से नहीं है। तो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन सेक्शन 10 में लिखी है कि मीटिंग ऑफ माइंड, दैट इज फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है पार्टीज की, और सॉरी कंसेंट होना बहुत जरूरी है सेक्शन 13 में। और फ्री कंसेंट कब होती है, सेक्शन 14 में लिखा है कि फ्री कंसेंट तब होगी जब किसी की कंसेंट बिना कोर्शन के ली जाएगी, किसी भी पार्टी की कंसेंट, राइट, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस के ली जाएगी, किसी भी पार्टी की कंसेंट
बिना फ्रॉड के ली जाएगी, जब बिना मिसरिप्रेजेंटेशन के ली जाएगी, जब बिना मिस्टेक के ली जाएगी, तभी फ्री कंसेंट होगी। ठीक है, राइट। एंड देयर आर सो मेनी अदर कंडीशंस जो आगे हम पढ़ते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब मेरा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनता है, बट इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नूडम पैक्टम होगा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो चाहिए, ठीक है, दो पार्टीज के ऑफर, बट उसके बीच में कुछ समथिंग फॉर समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। मतलब इस दुनिया में कोई भी प्रॉमिस, राइट, आप ये कहते हैं कि नेकेड नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ क्विड प्रोक्यो कहते हैं उसको, क्विड प्रोक्यो, वो होना चाहिए, क्विड प्रोक्यो, something must be available to a party, rather each party, in a return for his or her promise। अगर मैं कोई प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे दूसरी पार्टी से, राइट, तो मुझे, राइट, कुछ उसके बदले में मिलना चाहिए और दूसरी पार्टी को भी अपने प्रॉमिस के बदले में कुछ मिलना चाहिए, राइट। उसी को कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में सेक्शन 2D में लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को कंसिडरेशन कहा जाता है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे कि कंसिडरेशन क्या होती है, क्या कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, या कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस होगा, तो हम बोलेंगे उनको दे आर नूडम पैक्टम, रादर दे आर वॉइड, ठीक है, नूडम पैक्टम कहते हैं। बट लॉ डज रिकॉग्नाइज सर्टेन एक्सेप्शंस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी पॉसिबल, legally enforceable contract can be possible even without consideration, right? And this is what we shall be discussing, right, in the class. I hope this much introduction and just a sample that I wanted to provide you, ठीक है, regarding contract act, और ठीक है, you could have understood all the nuances that we have discussed here, और this is how we shall be conducting our classes, and in the meantime I wish you good luck and expect that you shall be joining this crash course without further procrastination on your part. Till then, thank you so much. Bye bye.